राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे राष्ट्र की, और बड़े ही गंभीर मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त राष्ट्रवासियों को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ शब्दों में कहा है, लिखा है और संदेश दिया है कि आप अपने कर्म को करें, फल की इच्छा न करें। आपके हाथ में कर्म है और आपके किए गए कर्मों का फल निश्चित समय पर आपको स्वतः ही प्राप्त होगा। भारतीय इसी सिद्धांत पर चलते हैं, इसीलिए भारत के विभिन्न कोने में खासकर बिहार के निवासी, बिहार प्रदेश के वासी डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को भी नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया और उस गीता के माध्यम से महाभारत काल से लेकर अब तक सभी लोग प्रेरणा लेते आ रहे हैं और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण का 30 अगस्त को जन्म दिवस है। संपूर्ण देश उनका जन्मदिन मनाने के लिए आतुर है। मंदिरों में सजावट हो रही है। फिर से एक बार मंदिरों में रौनक देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में सभी धार्मिक स्थलें बंद हो गई थी, लेकिन फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर एक नए उत्साह और उल्लास के साथ भारतवासी श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आज एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट की जो उपेक्षित है, उसे जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वे भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि यहाँ के व्यापारी इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी और हाउस टैक्स तक प्रदान करते हैं। साथ ही कन्वर्जन चार्ज को लेकर भी निगम के साथ विवाद उत्पन्न हो गया है। निगम का कहना है कि व्यापारियों से, टिम्बर और फर्नीचर के व्यापारियों से भी कन्वर्जन चार्ज वसूला जाएगा और जो कन्वर्जन चार्ज नहीं देंगे उनके शॉप को, उनके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। वहीं वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत बसा एशिया का सबसे बड़ा टिम्बर और फर्नीचर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि वे पहले ही कई बार उजड़ चुके हैं और कीर्ति नगर में उन्हें स्कीम के तहत, वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत छोटे एवं मझौले व्यापार के लिए बसाया गया था। उन्हें भूमि आवंटित की गई थी और वे व्यापार कर रहे हैं और सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। उसी स्कीम के तहत इस मार्केट को बसाया गया था, लेकिन जो नक्शे उस समय स्वीकृत किए गए थे और उस नक्शे के अनुसार जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए या अन्य
सुविधाएं जो व्यापारियों और ग्राहकों के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए, विभाग यह उपलब्ध कराने में नाकामयाब रहा है और लगातार व्यापारियों का एसोसिएशन समय समय पर विभिन्न माध्यमों से, यहाँ तक कि लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मार्केट में पानी निकासी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बैक लेन की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, फुटपाथ पर कब्जा की समस्या हो या बरसाती नाले के ऊपर अतिक्रमण का मसला हो, अनेकों ऐसे मसले हैं जिसकी ओर सरकार का, प्रशासन का, स्थानीय निगम नेताओं का, विधायक का, सांसद का ध्यान खींचने की आवश्यकता है और व्यापारियों का एसोसिएशन द्वारा समय समय पर इस दिशा में प्रयास भी किया जाता है। लेकिन जो नतीजा सामने आनी चाहिए वह आज तक नहीं आया। विकास के इस दौर में एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट दिनों दिन पिछड़ती चली जा रही है। इन्हीं मुद्दे को लेकर नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी और इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र एक बार फिर से व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगा और उस बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेगा। राज्य सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे जो कोरोना को लेकर दिशा निर्देश 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि इस त्योहार के सीजन में इस बात पर नजर रखे सरकार कि अगर कहीं अधिक भीड़ एकत्र हो रही है, अगर कहीं सभा आयोजित हो रही है तो सरकार उस पर पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि कोरोना को रोकना अति आवश्यक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोरोना का वायरस अब इंसान के साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिलने लगा है। इस बात का खुलासा अमेरिका में हुआ है, जहां एक हिरण के शरीर में कोरोना के वायरस पाए गए हैं। उसके बाद संपूर्ण विश्व में फिर से एक बार इंसान के साथ साथ जानवरों के ऊपर भी नजर रखनी शुरू कर दी गई है। हम राज्य सर्वप्रथम की ओर से आप सभी राष्ट्रवासियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप इस त्योहार के सीजन में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करते हुए आप एक जगह से दूसरे जगह जाएं, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, समाज और राष्ट्र को भी सुरक्षित बने रहने में अपना सहयोग प्रदान करें। एक अच्छे राष्ट्रभक्त होने का परिचय दें। राज्य सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। अब कहीं जाए नहीं, हम जल्द ही आते हैं अन्य समाचारों को लेकर आपके सामने। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट फिर से एक बार समस्याओं से घिर चुका है और व्यापारी परेशान हैं। कोरोना काल के बाद एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट की समस्याओं को लेकर, विकास से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आपके बीच फिर से आ रहा है आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण अपना एक
रंगीन विशेषांक को लेकर। साथ ही आप के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब आपकी बात नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। आपकी आवाज़, आपकी समस्या प्रशासन से लेकर राजनेता और सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम। आप अपनी बात बेहिचक मीडिया टीम को बताएं, उन्हें सहयोग करें और समस्याओं से रूबरू कराएं। आपकी बात कैमरे में कैद होगी। आपकी समस्या जब कैमरे में कैद होकर सरकार के पास, प्रशासन के पास, संबंधित विभाग के पास जाएगा तो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट, जो सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ की टैक्स देती है, विकास की दिशा में फिर से एक बार कदम बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद है। 31 अगस्त से 7 सितंबर तक राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम आपके बीच। आप अपनी बात जरूर कहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे बड़ा ही चौंकाने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर मीडिया कर्मियों को न्यायालय के ऊपर जहां फिर से एक बार विश्वास जगा है, वहीं प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के कार्यशैली के ऊपर मीडिया कर्मी सोचने पर विवश हो गए हैं, जो आखिर मीडिया के ऊपर प्रशासन क्यों इस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास संपूर्ण राष्ट्र में कर रहा है। जब मीडिया कर्मी सच्चाई उजागर करता है, सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, आम लोगों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने लाने का प्रयास करता है, तो उस मीडिया कर्मी को प्रताड़ित ही नहीं किया जाता, बल्कि उसे जिला बदर करने का नोटिस थमा दिया जाता है। जब एक पत्रकार अपनी जिम्मेवारी का पालन करता है और जब उसे इस प्रकार की नोटिस दी जाती है, तो उसका मनोबल पर क्या असर पड़ता है, इसे समझने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ही करता है। और समय समय पर न्यायालय मीडिया की आवाज को सुरक्षित रखने की दिशा में अपनी बात भी रखता है।
महाराष्ट्र के अमरावती में एक पत्रकार को जिला बदर का नोटिस थमा दिया गया और उसे जिला बदर करने का प्रयास किया गया। यह मामला न्यायालय में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं जाने और आने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी भी व्यक्ति को कहीं रहने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पत्रकार को जिला बदर करने के उस आदेश को निरस्त कर दिया और मीडिया की आवाज को बचाने का फिर से एक बार काम किया। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बुद्धिजीवियों के ऊपर यह जिम्मेवारी सौंपी है और बुद्धिजीवियों से कहा है कि कहीं भी अगर फेक न्यूज चल रहा है, गलत न्यूज प्रचारित कर समाज और राष्ट्र को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, तो यह बुद्धिजीवियों का दायित्व होता है कि वे ऐसे तबके को बेनकाब करें, आवाज उठाएं। फेक न्यूज न सिर्फ समाज के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी घातक है। राष्ट्र संगठन की टीम प्रारंभ से ये बात कहती रही है और बार बार इस पंक्ति को दोहराया है और राष्ट्र के सभी मीडिया कर्मियों से अपील किया है और राष्ट्रवासियों को सचेत किया है और कहा है जो धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो मीडिया कर्मी, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे वह वेब मीडिया हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर वह मीडिया कर्मी है तो वह कभी भी फेक न्यूज का सहारा नहीं लेगा, कभी भी वह सच्चाई को दबाने या छुपाने का काम नहीं करेगा। लेकिन जब मीडिया के आड़ में कुछ मौका परस्त लोग मीडिया की प्रतिष्ठा पर आघात करने का काम करते हैं, फेक न्यूज चलाने का काम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदा के लिए, तो मीडिया के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसीलिए मीडिया के सभी संगठन को, चाहे वह क्षेत्रीय स्तर का संगठन हो, चाहे वह प्रादेशिक स्तर का संगठन हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो, मीडिया के सभी संगठन को एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक स्वर में आवाज उठाने की आवश्यकता है। जो मीडिया के बीच में रहकर जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए काम करते हैं, किसी राजनीतिक के दल को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, मीडिया के जो एक कुर्बानी की परंपरा है उसे झुठलाने का अगर प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों को समाज के सामने लाया जाए और चंद्रचूड़ जस्टिस ने जो बातें कही है, जो यह दायित्व बुद्धिजीवियों का है, यह 100% सही है। मीडिया कर्मी को समाज और राष्ट्र बुद्धिजीवी मानता है और यह सच्चे मीडिया कर्मी का
दायित्व है जो इस प्रकार के फेक न्यूज चलाने वाले मीडिया कर्मियों को प्रशासन, शासन और सरकार के सामने लाकर बेनकाब करे और मीडिया का जो गौरव है उसे बरकरार रखे। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया और संस्कृति और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि रामायण एक अनूठा महाकाव्य है जो रामायण के माध्यम से मानव जीवन के उच्च आदर्शों और नैतिकताओं को प्रस्तुत करता है। दर्शन के साथ साथ रामायण में एक आदर्श आचार संहिता है जो जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित की जा रही रामायण परिपथ से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन आज पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा। तुलसी स्मारक भवन के विस्तार एवं जीर्णोद्धार का शिलान्यास भी एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि तुलसी स्मारक भवन परियोजना से रामायण और राम कथा पर चल रहे वैश्विक शोध में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में एक व्यापक विश्व कोश तैयार किया जा रहा है जो दुनिया भर में उपलब्ध रामायण और भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री का संग्रह होगा। राष्ट्रपति ने रामायण सम्मेलन आयोजित करके कला और संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामायण के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल भारतीय संस्कृति के साथ साथ मानवता के हित में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर की। 500 साल के निरंतर प्रयास के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहे। सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष आयोजित रामायण कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहे। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। कि 5 शताब्दी के एक लंबे इंतजार के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके प्रयास से अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है और आज श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सबकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए
अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अयोध्या में पधारी हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, यहाँ के आस्था के इन पवित्र केंद्रों के प्रति उनकी आस्था सदैव से थी और आज ये अवसर अयोध्या वासियों को और प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष पधार करके इन स्थलों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय निशित प्रमाणित भी शामिल हुए। इस अवसर पर खेल सचिव रवि मित्तल और युवा मामलों की सचिव उषा शर्मा भी उपस्थित थी। फिट इंडिया ऐप लॉन्च इवेंट के शुभारंभ से पहले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद को नमन किया। मंत्रियों ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, पत्रकार आयाज मेमन, पायलट कैप्टन एनी दिव्या, एक स्कूली छात्र और एक गृहिणी के साथ वस्तुतः बातचीत की, जिन्होंने लॉन्च के बाद फिट इंडिया ऐप के उपयोग का प्रदर्शन किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में मुफ्त और उपलब्ध है और इसे ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है कि यह बुनियादी स्मार्टफोन पर भी काम करता है। फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ के साथ साथ राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी को बधाई देते हुए फिट इंडिया मोबाइल ऐप हर भारतीय की हथेली में फिटनेस के स्तर की जांच करने में आसानी लाता है। इसमें कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे फिटनेस स्कोर, एनिमेटेड वीडियो, गतिविधि ट्रैकर्स और माई प्लान व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पीएम द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फिटनेस को हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाना था। आज यह जन आंदोलन बन गया है। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट में जन भागीदारी से आजादी का अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। इस अवसर पर राज्य मंत्री निशित प्रमाणित ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट को जन आंदोलन बनाने में देशवासियों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया ऐप न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। वर्चुअल इंटरेक्शन के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने ऐप की उपयोग में आसान सुविधाओं और स्वास्थ्य मानकों की निगरानी के लिए इसकी उपयोगिता की सराहना की। कैप्टन एनी दिव्या, जो एक पायलट है, ने ऐप की मदद से अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल के दौरान पानी के सेवन और नींद की निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने वृक्षासन व अन्य फिटनेस संबंधी व्यायाम भी किए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जिनको श्रद्धांजलि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी की, देश के खिलाड़ियों के लिए के रूप में माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। हम सब भी उनकी ओर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खेल विभाग द्वारा एक प्रयास किया गया है वो युवा भारत को फिट रखने के लिए है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जो आज से लगभग 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसके पीछे सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। युवा को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। और उसकी शुरुआत उससे पहले होती है बचपन से। उसके लिए अलग से प्रोग्राम शुरू किया है कि भारत के बच्चे कुपोषित ना हो, कुपोषण से बाहर उनको निकाल सके। जहां एक और पोषण अभियान उसके लिए शुरू किया है, वहीं पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है। राष्ट्र सर्वप्रथम